स्कूल में कैसे आना हुआ? मोनू की टीचर ने बुलाया था। अच्छा, क्या सोनू भी स्कूल आया है? नहीं टीचर जी, आपको तो पता है कि वो चल फिर नहीं सकता है और कुछ भी नहीं समझता है। मैं समझ सकती हूँ। चलो, मैं कल आकर सोनू से मिलती हूँ। टीचर जी, मैं तो सुबह 9 बजे ही काम पर चली जाती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा और पहले आने की कोशिश करती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। सोनू, कैसे हो? क्या सोनू ज्यादातर समय ऐसे ही रहता है? कभी कभी सहारा देकर बिठाने की कोशिश की है? नहीं, मैं और इसके पिताजी काम पर चले जाते हैं तो ये यहीं पर ही लेटा रहता है। इसका भाई मोनू स्कूल से आकर इसे खाना पानी देता है। मोनू ऐसे कब तक करेगा? हमें सोनू को अपना काम करना सिखाना होगा। वक्त लग सकता है पर मुश्किल नहीं है। चलो आज से शुरुआत करते हैं, लेकिन इसमें मुझे आपका पूरा सहयोग चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल। पहले सोनू को एक सहायक उपकरण यानी व्हील चेयर दिलाते हैं जिससे वो चारपाई से उतरकर चले। दूसरा कदम, उसे इशारों या संकेतों में अपनी बात समझाना सिखाते हैं। इसके लिए भौतिक, हाव भाव, दृश्य संबंधित संकेत जरूरी है। बच्चों और परिवारों के पास व्यापक और अच्छी तरह से समावेशी सेवाओं की पहुंच होनी चाहिए जो बच्चे और परिवारों की शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक और विशेष आवश्यकताओं को पूरा करते हों। टीचर जी, क्या सोनू भूख प्यास के अलावा शौच क्रिया का भी संकेत दे पाएगा? हाँ, क्यों नहीं। आप लोग सोनू को किसी कार्ड, पोस्टर या कम्युनिकेशन बोर्ड की सहायता से समझा सकते हैं। मैं और मेरे कुछ साथी इसमें आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा उसकी मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाने के लिए मैं फिजियोथेरेपिस्ट से बात करूंगी ताकि ये कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ हो जाए। इसको ये सब सिखाने के लिए कुछ उपकरण या यंत्रों की भी आवश्यकता होगी जो कि समग्र शिक्षा द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मजा आ गया तब तो। सोनू, तुम मेरे साथ खेल भी सकोगे। अच्छा, तो फिर आज से मैं भी सोनू के साथ संकेतों में बात करूंगी और दूसरे बच्चों को भी बताऊंगी। बहुत अच्छे। हम सब मिलकर अब सोनू की देखरेख करेंगे और उसे सिखाएंगे। सोनू तो बहुत खुश लग रहा है। उस दिन आपने फिजियोथेरेपिस्ट मैडम को यहाँ भेजा था तो सोनू को व्हील चेयर पर बैठना सिखाया। अब तो रोज सुबह तैयार करके हम सब उसे व्हील चेयर पर ठीक से बैठा देते हैं। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। अब हम एक्सरसाइज करने और संकेतों के साथ बात करने पर भी ध्यान दे रहे हैं। हम अब शुरुआत करेंगे कुछ नए तरीके सिखाने की। बच्चों को प्रतिक्रिया व्यक्त करने के वैकल्पिक तरीके जैसे कि पॉइंट एंड शो, पिक्चर्स बोर्ड, इशारे करके बोलने आदि का उपयोग करने के लिए अवसर प्रदान करें तथा समय दें। होम बेस्ड एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, साथ साथ मिलकर हर बच्चे को पढ़ाना है। हम अभी ओरल श्रवण दिव्यांगता पे बोल रहे हैं, उसके बाद सबमर्पिंग जो लिखना होगा हम लिखाएंगे। तो अभी श्रवण दिव्यांगता में मैडम विनम्र निवेदन है करबद्ध के साथ आप मेरा सहयोग दें। आप बैठ जाइए जी। श्रवण दिव्यांगता दूसरा है वाणी दोष। यदि श्रवण दोष होगा, श्रवण दिव्यांगता होगी, जब बच्चा सुनेगा नहीं तो बोलेगा नहीं। श्रवण दोष जब हमें सुनने में कठिनाई होती है तो श्रवण दोष होता है, और जब बोलने में कठिनाई होती है तो वो वाणी दोष होता है। ये दिव्यांगता होने के कोई ना कोई कारण होते हैं। कोई भी दिव्यांगता, ये श्रवण, विजुअल, मेंटल, हर दिव्यांगता के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। ये कारण हम पहले चर्चा करेंगे, दिव्यांगता आती कैसे है, फिर उसके निवारण पर तीनों बिंदुओं में चर्चा करेंगे। श्रवण दोष समझ
आया सभी को? वाणी दोष जी, श्रवण दोष के कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक जन्मजात हो सकता है और एक जन्म के बाद। चोट लगने से हो सकता है। जन्म जात में क्या हो सकता है? बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, कल भी मैडम चर्चा कर रहे थे, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, वो सब सारी चीज़ें थी। जन्म के बाद एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में जो भी स्थितियाँ आती हैं वो सब एक्सीडेंट में क्या जाता है। एक पहला कारण है वाय कण का ना होना। यदि बच्चे के दोनों कान नहीं तो भी बच्चे को शुद्ध साउंड नहीं। जी, अभी आप मत लिखें, हम जब लिखवाना होगा तो आराम से लिखवाएंगे। चलाइए प्रोजेक्टर से हर चीज। दूसरा पॉइंट है वाय कण का लिखेंगे कोई नहीं, जब लिखना होगा तो हम एक एक कापी बोल के लिखवा देंगे। दूसरा है वाय कण का ना होना, ना वाय कण का छिद्र या विकृत होना। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, आउटर ईयर जो होता है हमारा वाय कण होता तो है बहुत छोटा होता है या विकृत होता है। यदि ऐसी अवस्था है तो भी बच्चा शुद्ध ध्वनि उसके अंतःकरण तक नहीं जा पाएगा। तीसरा है मवाद का आना, जो कहता है कान बच्चों की। ये समस्या बहुत है सर गांव देहातों में, मवाद का आना सबसे ज्यादा समस्या यही है। धीरे धीरे संक्रमण हो जाता है और बच्चे को नहीं पहुंच पाती। अच्छा, चौथा पॉइंट है कान के पर्दे में छिद्र होना, जो हमारे साउंड को कान में रोक करके ध्वनि पहुंचा रहा है, जिसमें छिद्र है, फिर भी श्रवण दिव्यांगता के पूर्ण चांस है और ये होते हैं। पांचवा कॉलम है कोकलियर ट्रामा। ये एक कान की हड्डी होती है, ये वो डैमेज हो जाती है तो भी हमें ध्वनि नहीं पहुंच पाती। ये था जन्म के बाद वाली जो ओरल। जन्म के पूर्व क्या हो सकता है? बच्चे पैदा होने के पहले ऐसे क्या कारण हो सकते हैं जिससे बच्चा दिव्यांग हो सकता है? नंबर 1 पर मद्यपान। ये श्रवण दिव्यांगता पे नहीं लागू होता है, ये बच्चे को सारी दिव्यांगता आ सकती है यदि मद्यपान किया जा रहा है माँ और पिता के द्वारा। ज्यादातर धूम्र मद्यपान में सब समझ रहे हैं, उसमें चर्चा करने की हाँ, वो गर्भकाल के दौरान की बात कर रहे हैं ना आप, या पहले भी? ये गर्भकाल। दूसरा है धूम्रपान। धूम्रपान में बीड़ी, सिगरेट, जितने प्रकार के धूम्रपान हैं वो सारे आते हैं। संक्रमण तीसरा पॉइंट है। बहुत से केस ऐसे आए हैं संक्रमण में, जैसे माँ प्रसव के दौरान माँ को फीवर तेज आ जाता है। ज्यादातर हम प्रशिक्षित डॉक्टर के पास ये जाके नहीं बता पा रहे हैं कि प्रेगनेंसी कार्यकाल चल रहा है और डॉक्टर दवा लिख दे रहा है, तो वो जो हाई पावर की दवा हम खाते हैं वो बच्चे को डिस्टर्ब करता है। वो कोई भी दिव्यांगता आ सकती है। मैं हियरिंग पे चर्चा कर रहा हूँ, हियरिंग के साथ साथ ये कोई दिव्यांगता मानसिक भी हो सकती है, विजुअल भी हो सकती है, हियरिंग तो होगी। तो दवा का इस्तेमाल जो भी करें विशेषकर प्रशिक्षित डॉक्टर से अपनी पूरी समस्या को बताते हैं। प्रसव के दौरान चोट लगना, ये प्रसव के दौरान और प्रसव के पूर्व चोट लग रही है तो भी दिव्यांगता आ सकती है। ये 100% है नहीं ऐसा हुआ तो हुई, लेकिन ये उसके कारण है, ये हो सकता है। अगला है खून से संबंधित आरएच फैक्टर। ये बहुत सीमित लोगों में होता है, लेकिन ये भी एक दिव्यांगता का कारण है। अनुवांशिकता का इस पे चर्चा चल रही है कि परिवार में लगातार बच्चे आ रहे हैं। यदि माता पिता कोई भी दिव्यांग है या माता पिता में से एक दिव्यांग है तो भी एक इसका इंजेक्शन आता है, मुझे नाम तो नहीं याद है,
उनको लगवाना चाहिए। उसके बाद बच्चा जो होगा वो नॉर्मल होगा, उसमें वो प्रभाव खत्म हो जाता है। एक्स किरणें का मतलब एक्सरा से होता है। जब हम एक्सरा करवाएं उस अवस्था के दौरान तो इसमें एक बेल्ट आता है। आप डॉक्टर्स को बताएंगे, जो आपका डॉक्टर फैमिली डॉक्टर या जो डॉक्टर की देख रेख में दवा चल रहा है वो एक्सरा लिखेगा भी तो आपको बेल्ट 100% प्रोवाइड करवा के ही कराएगा। तो उस टाइम एक्सरे की स्थिति आती है तो एक बेल्ट होता है, बेल्ट लगा के एक्सरा कराया जाना चाहिए। यद्यप कोशिश करें ना हो, लेकिन वो बेल्ट हमने देख रखा है, लगा देते हैं जिस स्थान करना होता है बेल्ट। हाँ, हर एक्सरे मशीन पे उपलब्ध होता है, बस उनको ये जानकारी होना चाहिए। ये थी क्या होता है पहला आपको ये था जन्म के पूर्व। अब आ गया जन्म के समय। ऐसा क्या एक्सीडेंट, क्या विषमता होती है कि जन्म के समय जिससे बच्चा दिव्यांग हो सकता है। जन्म के समय बच्चे का नाम रखकर इसमें चर्चा हुई। यह वही प्रशिक्षित हॉस्पिटल में हम हैं, बच्चा नहीं रोएगा तो नर्स पूरा ताकत है, डॉक्टर्स पूरी ताकत लगाएंगे, बच्चे को थपथपाएंगे, पीटेंगे, किसी भी कंडीशन से उसे रुलाएंगे। फिर भी नहीं रो रहा है तो बच्चा स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास उसे जाके एडमिट करेंगे। अगला पॉइंट है ऑक्सीजन का अभाव। यदि बच्चे के जन्म के समय, अब तो आप सभी देख रहे हैं 99% केसों में जबरदस्ती ऑक्सीजन बच्चे को लगा है कि दिक्कत ना हो। यदि बच्चे के जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी बच्चे को आई है, फिर भी अच्छा, रोने का भी संबंध है ऑक्सीजन की कमी से? जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है वही बच्चे नहीं रोते हैं। वजन का अभी तो डॉक्टर के पास भेजा जाता है और समय घुमाया ना, पानी में निकालो वो निकाला जाता है। मैंने पेट से बोतल भी देखो 250 किलो 50 ग्राम या 2.5 किलो से बच्चा कम है, फिर भी दिव्यांगता के चांस होते हैं। अगला पॉइंट है पीलिया। तो ज़्यादातर सभी उसमें आ रहा है, जन्म के समय जब बच्चे सबके आता है। हीमोग्लोबिन की कमी है, पीलिया भी है, तो भी बच्चा दिव्यांग हो सकता है। देखिए मैडम, हीमोग्लोबिन की कमी होगी ना, अभी पीलिया की बात है। ये मैंने इसलिए उठाया जन्म के समय, जन्म के बाद, जन्म के पूर्व, ये तीनों कंडीशन समझाने के लिए मैंने ये उठाया था। कल भी इस पे चर्चा हुई, मुझे पूछ भी रहे थे। अगला है जन्म के समय। जन्म के समय हो, जन्म के बाद पोस्टनेटल। जन्म के बाद ऐसी क्या स्थिति हो सकती है जिससे बच्चा दिव्यांग हो सकता है? नंबर 1 पे दुर्घटना है, कोई भी रोक नहीं सके। यदि बच्चा शोरगुल स्थान पे रहता है तो भी श्रवण दिव्यांगता हो सकती है। तो पैदा होते ही डीजे बज जाएगा के कान पे, जैसे बहरा हो जाएगा। डीजे बज रहा है, बहुत घर ऐसे आज बन रहे हैं कि रेलवे स्टेशन के जस्ट पास बनाए जा रहे हैं, रेलवे लाइन के पास बनाए जा रहे हैं। वो जो हार्न आपका आ रहा है वो उस बच्चे के लिए तो उसका विजन आवाज आएगी, वो तेज साउंड जब आता है तो भी बच्चे को डिस्टर्ब हो सकता है। ये तो हार्ड वाले लोग खुद कर रहा है। श्रवण दिव्यांगता में ये 100% इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। मस्तिष्क ज्वर, जन्म के बाद बुखार, बच्चे को तेज बुखार आ रहा दिमागी है बुखार, तो भी बच्चा दिव्यांग हो सकता है। कभी क्या होता है, कान की बीमारी में संक्रमण हो जाता है, कान बच्चे का बह रहा है, हम नजरअंदाज कर रहे हैं, या जब दिखाने भी गए तो समय बिता कर गए। संक्रमण कोई भी हो, किसी गति से हो, यदि उसका समय पे उपचार नहीं किया गया तो दिव्यांगता में परिवर्तन हो जाएगा। ये था जन्म के पूर्व, जन्म के समय, जन्म आप तो जानते ही हैं कि वो गंभीर रूप से बहुदिव्यांग है और स्कूल में उसके लिए कोई विशिष्ट सुविधा नहीं है। अरे आप क्यों परेशान होती हो? पहला स्कूल तो घर से ही शुरू होता है। चलो हम मुन्नी को सिखाने और पढ़ाने के लिए मिलकर काम करते हैं।
परंतु ये कैसे होगा? वो तो दूसरों पर ही निर्भर है। ठीक है, मेरे पास एक 6F का जादू मंत्र है जिससे आप और मैं मिलकर मुन्नी को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करेंगे। जादू मंत्र? वो क्या है? नमस्ते मैडम जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। मुन्नी, तुम बिस्किट खाओगी? अरे मुन्नी कहाँ खुद खा पी सकती है, वो तो पूरी तरह से हम पर निर्भर है। आपके जाने के बाद हम खिला पिला देंगे उसको। मुन्नी ये सब कर सकती है अगर हम सब मिलकर उसका साथ दें। ये देखो, ये है जादू के 6F यानी 6F। फंक्शन, कार्य, फैमिली, परिवार, फिटनेस, स्वास्थ्य, फन, आनंद, फ्रेंड्स, मित्र, फ्यूचर, भविष्य, जो बाल विकास के 6 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित हैं। माता पिता को दिव्यांगता पर आधारित F शब्द को अपनाना और उस पर काम करना चाहिए। ये परिवार और बच्चों के भविष्य के लिए जरूरी है। ये तो पति की बात बताई कि 6F कितना जरूरी है, पर ये मुन्नी के काम कैसे आएगा? पहला F फंक्शन यानी कार्य है। मुन्नी को अपने रोज के काम जैसे कि खाना खाना या खाने से पहले खुद ही हाथ धोने होंगे और आपको उसे खाना खिलाने में सहायता करनी होगी। इससे उसकी क्रियात्मक क्षमता में सुधार होगा। इसमें तो हम दोनों मुन्नी की सहायता कर सकते हैं। इसका भाई भी इसके साथ बैठकर खाना खिला सकता है। आपने बहुत सही बात कही है कि परिवार का साथ बहुत जरूरी है। अब दूसरा F फैमिली यानी परिवार है। आप लोग मुन्नी के बारे में सबसे ज्यादा जानते हैं, है ना? इसलिए मुन्नी आपके साथ ज्यादा सहज और सुरक्षित महसूस करती है। हम सभी को ये विश्वास है कि परिवार ही बच्चों को मुझसे या अन्य लोगों से ज्यादा समझता है और मुन्नी को बढ़ने के अवसर दे सकता है। अच्छा मैडम जी, ये बात मान ली हमने, परंतु उसकी सेहत और स्वास्थ्य का क्या होगा? इसके स्वास्थ्य की चिंता ही तो मुझे सताती रहती है कि कब ये अपने काम खुद कर पाएगी। तो तीसरा F फिटनेस पर ही तो आधारित है। हमें मुन्नी को फिट रखने के लिए रोज पौष्टिक खाना, व्यायाम और मनोरंजन के अवसर देने होंगे, जिससे मुन्नी शारीरिक रूप से सक्रिय और स्वस्थ रह सके। चलो फिर आज अपने दोस्तों को बुलाता हूँ और हम शाम को मिलजुल कर खेलेंगे। शाबाश, तुम तो अपनी बहन का बहुत ख्याल रखते हो। हाँ, आगे भी ऐसे ही उसके साथ खेलते रहना और खेल खेल में मुन्नी तुमसे बहुत कुछ सीख पाएगी। अच्छा, अगला F फन, मजा है। वही तो, जब मन उदास लगे तो दिमाग भी ठीक से साथ नहीं देता। अतः सभी गतिविधियों को मनोरंजक, प्रेरक और आनंदित होना चाहिए। इससे मुन्नी मुश्किल काम भी आसानी से कर पाएगी। तो फ्रेंड्स यानी दोस्तों की सहायता से ये काम आसान हो जाएगा। अब मैं खुद ध्यान रखूंगा। मुन्नी के भाई और पास पड़ोस के बच्चों को मुन्नी के साथ बातचीत करने और खेलने के लिए उत्साहित करेंगे। जी, आप बखूबी पिता का फर्ज निभा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि अब बारी है F यानी फ्रेंड्स की। मुन्नी का सामाजिक और भावनात्मक विकास ही पहल होगी जब मित्रों के साथ रोचक पूर्ण गतिविधियां करने का उसे अवसर मिलेगा। पता नहीं इसके भविष्य में क्या लिखा है। तुम क्यों चिंता करती हो, मैडम जी इसका भी कोई हल बताएंगी। बिल्कुल सही कहा। गंभीर या बहु दिव्यांग बच्चों का भविष्य यही बाल विकास पर आधारित है और यही हमारा छठा F फ्यूचर यानी भविष्य है। मुन्नी के संपूर्ण विकास और आत्मनिर्भरता के लिए हमें आपके आस पड़ोस में होने वाले विभिन्न कार्यक्रम, पारिवारिक समारोहों और उत्सवों में मुन्नी को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या सही मंत्र दे दिया आपने आज तो। अब जरूरी है कि हम सभी इन 6F को अपने जीवन में अपनाएंगे और मुन्नी को रोजाना प्रेरित करेंगे। मुझे विश्वास है कि ये 6F आप और मुन्नी को सशक्त बनाकर एक सुंदर भविष्य की ओर बढ़ने में सहायक होंगे। होम
बेस्ड एजुकेशन को आगे बढ़ाना है, साथ साथ मिलकर हर बच्चे को पढ़ाना है। ये थोड़ा आज मैं डिटेल में पढ़ा दूंगी, जिससे कि आप में से किसी को भी अपने विद्यालय में बच्चे को चिन्हित करने में कोई प्रॉब्लम या कठिनाई नहीं होगी। क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तो कोई टीचर होगा जिसके विद्यालय में ऐसा कोई बच्चा ना हो। तो पहली बात, स्लो लर्निंग डिसेबिलिटी। हमारे विद्यालय में 6 साल की उम्र का बच्चा दाखला लेता है पहली कक्षा में, ठीक है ना। तो ये जो सिम्टम है ये 6 to 8 क्लियर हो जाता है। अब जैसे आपके समझ में एक ऑप्शन आता है स्लो लर्नर, तो काफ़ी सारे टीचर अगर पढ़ाई में बेवकूफ़ है तो लिख दिया स्लो लर्नर। तो यही मैं अभी बताऊंगी कि स्लो लर्निंग डिसेबिलिटी मेन है क्या। ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि नोट्स में डिटेल में नहीं मिलेगा। पहली बात तो स्लो लर्नर बच्चा जो है उसका जो IQ लेवल है वो हम नॉर्मल में से थोड़ा कम है, ठीक। लेकिन जो MR बच्चा है, जिसे हम MR वो कर देते हैं, उससे ज्यादा है। अब यहाँ पर हम लोग इतने सारे लोग बैठे हैं, तो ये जरूरी नहीं कि जो मैंने आपको कल को बताया था वो सबको याद हो। वो हमारा और आपका IQ लेवल है, किसी का इतना है किसी का इतना है। तो ऐसी स्लो लर्नर का भी थोड़ा कम है। तो उसमें उन लोगों की गलती नहीं है कि हम उन्हें डांटे मारे, अरे मैं इतने दिनों से तुम्हें पढ़ा रही हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, नहीं। तो सबकी एक अलग अलग स्टेज है, क्षमता अलग अलग है। तो मैंने आपको कल को यही बताया था कि अगर बच्चा बिल्कुल नहीं कर पा रहा है तो उसको आप स्लो लर्नर में डालिए, तो आपके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा कि हम कैसे निपुण करें, ठीक है। तो आप एक बात मैं बताऊं, देखिए आंगनवाड़ी से बच्चा आपके यहाँ आता है, देखिए आंगनवाड़ी से, सुनिए, आंगनवाड़ी से बच्चा आपके यहाँ आता है ना। अब हम उसको ऐसा नहीं कहते कि देखिए आप और हम, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं तो उन्हें हम घर में भी देखते हैं, है ना। लेकिन अटेंडेंस इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं है कि उन्हें घर में देखें। कई बच्चा है अपने आप में पढ़ ले रहा है, किसी बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते, तो कुछ बच्चे शैतान भी होते हैं। तो वही मैं सिम्टम्स आपको बता रही हूँ कि स्लो लर्निंग में 5 प्रकार होते हैं, 5 टाइप्स, ठीक। तो पहला है डिस्लेक्सिया। डिस्लेक्सिया डिस का मतलब क्या होता है? DYS। इसको हम अलग कर देते हैं, डिस को अलग कर देते हैं, लेक्सिया को अलग कर देते हैं। डिस प्रेफिक्स है, अपोजिट हो जाता है, किसी के पहले लगा दो तो। डिस मतलब मुश्किल, ठीक, और लेक्सिया मीन्स कठिनाई। तो डिसलेक्सिया में जो बच्चा होगा उसको शब्दों के साथ कठिनाई आएगी, ठीक। जब हमारा ये जो ब्रेन है, तो हम ब्रेन, सबको पता होगा कि ब्रेन ही हमें सारे वो बताता है कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है। तो उनका जो कोऑर्डिनेशन होता है ना ब्रेन का, तो जो मैं बोल रही हूँ और जो मैं लिख रही हूँ उसमें वो लोग अंतर वो नहीं कर पाते, स्पष्ट क्लियर नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसमें उन लोगों को अक्षरों को जोड़ने में कठिनाई होती है, मीन्स रीडिंग। वो लोग रीडिंग बिल्कुल भी नहीं कर पाते और ज़्यादातर उनको रीडिंग में दिक्कत
दिक्कत होती है कि जो आप उनको लिख के दो या वो खुद हाथ से लिख रहे हैं तो वो शब्द जोड़कर नहीं पढ़ पाएंगे। अगर आप उनको क ल कर भी दोगे ना तो वो यही उलझ जाएंगे कि क को हम क्या बोले। तो उनको रीडिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। वो लिख लेंगे लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पाएंगे। तो ऐसा किसी के विद्यालय में कोई बच्चा है कि वो लिख ले रहा है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा। टीचर कहती है कि लिख तो बहुत बढ़िया बढ़िया लेता है, लेख भी बहुत सुंदर है, लेकिन वो कल जल फल ये भी नहीं पढ़ पाता। जब पढ़ ही नहीं पाएंगे तो याद कैसे ना। तो यही वाले सिम्टम्स हैं, जैसे रीडिंग में, राइटिंग में, मेमोरी में, सब में उनको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो इसका ये फर्स्ट टाइप हुआ डिस्लेक्सिया। इन दिस टाइप बच्चे को रीडिंग में डिफिकल्टी होगी। फिर दूसरा आता है डिस्ग्राफिया। इसमें बच्चा उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। बच्चा आपको सुना देगा लेकिन वो आपको लिख के नहीं दे पाएगा। एग्जाम्स होते हैं, सब होते हैं, तो आप सोचोगे कि बच्चा क्लास में तो बहुत एक्टिव रहता है लेकिन लिखने में 0। तो उसकी आप लिखावट समझ ही नहीं पाओगे। अब इसमें भी काफी, अगर कुछ बच्चे होते हैं, देखिए वो हमारी और आपकी वो है कि कई बच्चे होते हैं कि देख देख के फटाफट बोल दे। ये भी बच्चे चोरी करते हैं, देख कि कॉपी नीचे रख ली है। हम भी जब पढ़ते थे तो हमारे संग भी पढ़ते थे काफी बच्चे, इतना एक्टिव होते थे कि बिल्कुल कॉपी नीचे रख के फट सुना रहे हैं और फिर एग्जाम में बोल। तो वो वाली चीज नहीं आएगी इसमें। इसमें जो बच्चा होगा ना वो अपने प्रेजेंटेशन तो अच्छी दे देगा लेकिन आप उससे कहोगे ना बेटा जो अभी तुमने बोला ना वो लिख के दिखा दो, वो लिख नहीं पाएगा। इन दिस टाइप बच्चे को लिखने में दिक्कत होगी लेकिन बोलने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ऐसा किस वजह से होता है? देखिए ये जेनेटिक है। जेनेटिक भी होता है। हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो मोटर पॉइंट्स है, जो हमारा IQ लेवल है ना, तो वही मैंने बताया कि जो हम लोग नॉर्मल होते हैं उनसे बहुत कम होता है। तो ये वाली चीज जो साइकेट्रिस्ट है वो ही चेक करेगा और ये रहता ही रहता है। तो वो हमारी और आप, अगर जैसे हमने जो चीज एक दिन में पढ़ ली ना तो उस बच्चे को 1 महीना लग सकता है। मैं तो उसकी बात करूँ जिसकी मेमोरी अच्छी वो सुना देता है, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी है। तो वही हमारे मोटर स्किल्स है ना, वो हमारे मोटर स्किल्स है कि उसको समझ में ही नहीं आ रहा। उसका जो दिमाग का जो वो है नर्वस सिस्टम है वो उसको भेज ही नहीं रहा कि भाई तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें कैसे प्रेजेंट करना है। उसके दिमाग में बात जाती है वापस नहीं। हाँ, जो लिखने का जो हमारे मोटर पॉइंट्स होते हैं ना, लिखने का कुछ है, बोलने का कुछ है और हाथ हिलाने का कुछ है, तो उसका वो मोटर पॉइंट वीक होता है। ये तो कल से मैं 2 दिन से बता रही हूँ कि हमारा इसी चीज में पूरा शरीर निर्भर है। मैं जो बोल रही हूँ वो भी मुझे बताया जा रहा है कि मुझे क्या बोलना है, जो मेरे मुंह पे आ रहा है ना। तो वही वाली बात है कि हमारा ये वो परमा संध्या ने भी बताया था कि हमें वो मिलते रहते हैं इंस्ट्रक्शंस और वो हम बोलते रहते हैं। ठीक आया, समझ में आया ना। अब तीसरा पार्ट है डिस्कैल्कुलिया। ये तो मोस्टली सभी लोग समझ गए होंगे। हाँ, डिस्कैल्कुलिया। कैलकुलिया मीन्स इस टाइप में बच्चा इंग्लिश में बहुत बढ़िया है, हिंदी में बढ़िया है, लेकिन जब फिगर्स बनाने में आ रही है तो वो 6 और 9 में कंफ्यूजन हो रहा है। मिरर इमेज, ठीक है, 7 को उल्टा बना दे रहा है। ये बहुत करते हैं बच्चा, उल्टा पुल्टा बनाते हैं चीजों ना
या स्क्वायर है, सर्कल है, लेफ्ट है, राइट है। अब एकदम से आपने बोला कि जी बाईं तरफ, अब बच्चा समझ ही नहीं पा रहा है कि बायां और दायां कौन सा है। तो ये वाली दिक्कत उसको ऐसा नहीं है, उसको वही दिक्कत रहेगी ही रहेगी। ठीक, तो डिस्कैल्कुलिया में, मैथ्स गणित में, नंबर में, जोड़ने में, घटाने में उसको बहुत दिक्कत होती है। तो वो आपका और हमारा फर्ज बनता है कि उसको खेल में उसको मारेंगे नहीं, उसको डांटेंगे नहीं, वो उसकी गलती नहीं है। उसको कहीं ना कहीं उसके नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है कि वो अपनी चीज को समझ नहीं पा रहा, उसको कोई शौक नहीं आ रहा है डांट खाने का या मार खाने का। तो जज आप, मैं बताऊं, अगर ऐसे बच्चा आपके पास आया सेकंड क्लास में, तो जरूरी नहीं है आप सेकंड क्लास में पूछो उससे, आप उसे फर्स्ट क्लास का, जैसे जो ये वाले बच्चे होंगे ना वो गिनती नहीं सुना पाएंगे। एक जो काउंटिंग है ना, आप उसे काउंटिंग लिखने को दोगे तो वो काउंटिंग नहीं सुना पाएंगे। और मेरे ख्याल से पहला जो बच्चे की वो होती है वो 100 तक गिनती लिखना, 50 तक गिनती लिखना। तो ये आप उससे कह सकते हो कि नहीं, ये बच्चा दाखिला ले रहा है कि चलो मुझे 1 से 50 तक या 1 से 100 तक गिनती लिख के दिखाओ। अगर वो लिख ले रहा है, या फिर आप नंबर लिख के दो उसको, क्योंकि मेरे ख्याल से तीसरी क्लास में और दूसरी क्लास में तो बच्चे नंबर को पहचान ही लेते हैं ना कि हाँ ये 12 है, हाँ ये 10 है, ये 17 है। तो वो वाली चीज है कि आप उसे लिख के दो कि वो पहचान पा रहा है कि नहीं पहचान पा रहा। फिर उसी चीज में आप उसको फोकस करो। ऐसा हो सकता है कि वो पढ़ने ही ना आया हो अपने घर से, पहली बार ही एडमिशन लिया हो, तो आप उसको फोकस करो एक चीज को कि वो 1 हफ्ते में ये चीज सीख पा रहा है या नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है कि आया हो और आपने कह दिया चलो भाई वो पहाड़ा लिख के दिखाओ। हो सकता है उसने गिनतियां ही ना पढ़ी तो पहाड़ा तो उसको भूलनी बात है। जैसे जोड़ का सिंबल है, माइनस का है, डिवाइड का है, मल्टीप्लाई का है, उसको सिखाइए, फिर उससे पूछिए कि उसको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो इसमें ये वाला भी कंफ्यूजन है कि हो सकता है बच्चा पढ़ के आया ही नहीं है तो इसीलिए उसे नहीं आता। अगर उसे पढ़ाया जाए तो वो हो सकता है सक्षम बन जाए, निपुण बन जाए। हाँ, तो एकदम से ये चीज डायग्नोज नहीं होगी। जो बच्चा आपके पास शुरू से पहली क्लास से पढ़ रहा है तो तब आपको दूसरी या तीसरी में पता चलेगा कि हाँ ये बच्चा कुछ नहीं सीख पा रहा है। ठीक, फिर आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है? चौथा डिस्प्रैक्सिया, PREXIA। डिस्प्रैक्सिया। अब आप लोग अपने स्कूल में एक्सरसाइज वगैरह कराते होंगे, है ना? तो एक्सरसाइज में आप सीधा हाथ ऊपर, बायां हाथ ऊपर, जैसे परेड होती है, तो काफी सारे बच्चे होते हैं जो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते। ठीक, अब कोऑर्डिनेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि सीपी का बच्चा भी कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा, तो वो चीज अलग है। अगर कोई नॉर्मल चाइल्ड है और वो मूवमेंट से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रहा है तो वो चीज आपकी डिस्प्रैक्सिया में आएगी। कोऑर्डिनेशन हो गया, बैलेंस हो गया या खेल खेलना हो गया। आप मुझे समझाए जा रहे हो कि बेटा खो खो खेल रहे हैं, तुम छुओगे और वही बच्चा खड़ा होगा और वो बार बार खड़ा हो जा रहा है ना, तो वो ये गेम्स की चीजें हो गई। डांस तो मैडम देखिए ऐसी बात है कि वो तो एक वो है, कला है। अगर आप हम कि भाई क्लासिकल तो वो डांस तो खैर अलग चीज देख के भी नहीं कर पा रहा। नहीं मैम, डांस तो बहुत बुद्धिमान लोग भी नहीं कर पाते हैं, वो तो एक अलग तरह का स्किल है। यहाँ पे सब बैठे हैं और मैं किसी से कहूँ सा रे गा मा पा धा नी सा, हाँ नहीं, तो ये तो अपनी कला है।
तो कई तो वो आप सेब की तरह बना देंगे, कई संतरे की तरह बना देंगे। तो मैं सबको ये नहीं कहूँगी कि ये डिस्लेक्सिया है, आप नहीं बना पा रहा। तो डांस, गाना और ये कला हो गई है। ये अलग चीज हो गई है। जो सामान्य व्यवहार की बातें हैं ना, उनसे कंपैरिजन करिए, है ना। क्योंकि भाई हमारे स्कूल में कई सारे बच्चे होते हैं जो बहुत बढ़िया डांस करते हैं, और कई बच्चे होते हैं, अब जैसे मैं हूँ, मैं तो डांस का टीम ही नहीं जानती, तो वो वाली डांस स्लो लर्निंग में नहीं आएगा, गाना स्लो लर्निंग में नहीं आएगा। अब हम इसको दीदी से कहें कि चलो जी गाना गाओ, आ जाओ, है। और फिर मैं सिखाई जा रही हूँ, बोलो चलो सारे यहाँ से, और वो गाएंगे सारे जहाँ से, और नहीं ये नाम ऊपर जाएगा, तो वो चीजें। लेकिन मैम आपने बोला पीटी देख के भी नहीं कर पा रहा है, तो पीटी के लगभग इक्वल ही होता है, डांस भी देख के नहीं करते हैं हम लोग। मैं आपको बता रही हूँ, देखिए पीटी में सब बच्चों का पीटी इज नॉट अ डांस, पीटी इज अ फिजिकल एक्टिविटी। हम हाथ ऊपर कर रहे हैं, डांस नहीं है। डांस फिजिकल ट्रेनिंग है, आपका शरीर का एक अंग लचकता है, और पीटी में ऐसे ऐसे थोड़ी ना करते हैं। पीटी में आपको हाथ हिला करना है, ये करना है, कि तो कोई भी कर लेगा। एरोबिक्स में थोड़ा थोड़ा डांस का झलक आती है। वाह वाह गुरुजी, क्या कह दिया। नहीं, जैसे जुम्बा क्लासेस है, जुम्बा क्लासेस में डांस करते करते, तो जुम्बा क्लासेस की वीडियो देखिए, है ना। हाँ, योगा में आता है हल्का फुल्का, आता है। मैडम योगा में भी, मैं बता रही हूँ आपको, योगा में भी आप टीवी खोल के देख लीजिए, योगा में कहीं तो पूरी कमर हिला देंगे, और कहीं बस ऐसे ही करते रहेंगे। वो भी ठीक से करना ना करना अलग अलग लोगों पे वेरी करता है। बात देखिए, बात हो रही है पीटी की। अब एक बात बताइए आप, हाँ थोड़ा टेंशन, हाँ टेंशन है, हाँ सुनिए एक सेकंड, मैम को थोड़ा, हाँ बताइए। पीटी देख के नहीं कर पा रहा है, तो वो डांस भी देख के नहीं कर पा रहा है, तो कोऑर्डिनेशन तो है दोनों में। मैम डांस हो गया एक हॉबी, डांस इज योर हॉबी। अगर आपको स्कूल में पीटी करानी ही करानी है, लेकिन आप बच्चे को कंपल्सन नहीं कर सकते कि नहीं आपको डांस सीखना ही सीखना है। मैंने ये नहीं बताया। अब एक पीटी तो मैम हमने और आपने भी करी है स्कूल में, हमने और आपने डांस किया है। नहीं, जैसे हम क्लास में डांस सिखा रहे हैं, एक तो हम पीटी करवा रहे हैं, तो कुछ बच्चे बहुत जल्दी कैच कर रहे हैं, वैसे के वैसे ही कर रहे हैं, ऐसे ही हम डांस सिखा रहे हैं पूरी क्लास में, तो कुछ बच्चे देख के ऐसा ही कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखिए मैंने स्पष्ट किया, डांस, गायन, ये सब कला है जो भगवान ने आपको और हमको, जरूरी नहीं है वो दे। मैडम के कहने का मतलब है कि जो डांस नहीं कर पा रहा उसको डिस्प्रेक्सिया नहीं कह सकते आप। नहीं, मैं वो ये कह रही है कि इसके आधार पे आप डिस्प्रेक्सिया डिसाइड नहीं कर सकते बच्चे का। अगर बच्चा डांस नहीं कर पा रहा, डिस्प्रेक्सिया डिसाइड करने के अलग फैक्टर हैं, ये वो कहना चाह रही हैं। अब वो चाहे डांस में हो चाहे किसी में हो। हाँ मैडम, बात में इनकी में भी जान है, मैडम की में भी। आप एक बात मैं बताऊं, जो डांस हम पीटी करते हैं, तो जैसे हम परेड ही कर रहे हैं, तो परेड में आपको एक आगे वाला बंदा कमांड देता है ना, तो वो वाली चीज है कोऑर्डिनेशन मूवमेंट। अब आप ऐसे कर रहे हैं, अब वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे हाथ ऊपर उठाना है, कि मुझे हाथ ऐसे करना है। मैंने वो चीज बताई। हाँ, वो ये है कि उसकी कैचिंग पावर थोड़ी सी कम है। हाँ, जब हाथ ऊपर करते हैं बच्चे को नीचे ले जाते हैं, जब नीचे जाते हैं घंटे ऊपर ही रह जाते हैं। लेकिन हो यही वाली बात है कि हो सकता है अगर आप उसे गाना चला दो तो वो डांस कर ले, तब वो अपनी तरफ से चलेगा, वो आपका फॉलो नहीं करेगा, वो फिर अपना फॉलो कर रहा है। समझ रहे हो आप? नहीं कर पा रहा है।
मतलब होता है कि आप मेरे से ख्याल से सभी लोग ड्राइव करते होंगे, चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, उसमें कितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी डिस्प्रेक्सिया में ही आएंगी कि जब उसको ज्ञान ही नहीं है कि दायां क्या है बायां क्या है, तो वो ड्राइव क्या कर पाएगा। तो ये जेनेटिक भी होता है और ये चलता ही रहता है, ये सुधरता नहीं है। डेवलपमेंटल अफेक्सिया, APHASIA, अफेसिया, APHASIA, हिंदी में इसको कहते हैं विकासात्मक वाचाघात। इससे कोई मतलब समझ पा रहा है? विकासात्मक वाचा, अभी तक हमने ये जो चारों चीजें पढ़ी, ये आपकी ये बोलने से नहीं, जो मैंने चारों चीजें आपको पढ़ाई ना, तो ये चीजें हम 6 से 8 वर्ष की आयु में दिखने लगती है, सिम्टम्स आने लगते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको डिसऑर्डर बताया है, ये बच्चे के ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है या वो छत से गिर जाता है, मतलब कोई भी वाचाघात मीन्स दुर्घटना उसके साथ हो गई है, तब उस स्थिति में आप इसको विकासात्मक वाचाघात। क्यों विकासात्मक मैडम वो नहीं हो गया? नेचुरल डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का, मेंटल डेवलपमेंट नेचुरली किसी का हो रहा है किसी का नहीं हो रहा, वो विकासात्मक नहीं है? डेवलपमेंटल एफेक्सिया हो गया ना इसमें? हाँ। तो डेवलपमेंटल विकासात्मक यही चीज आ गई कि बच्चे को मस्तिष्क में कोई चोट लग नहीं, ये तो आउटर सोर्स हो गया, जो कारण हुआ है, जो बाहरी कारण हो गया, ये तो किसी कारण से ऐसा हो गया। हो सकता भाई है, एक नेचुरल है कि अपने आप से नहीं हुआ। हाँ, दोनों तरफ से हो गया। हाँ। मतलब उसका जो ये तो चीज फिर जो पेरेंट आएगा ना कि भाई चल रहा था फिर ऐसे ऐसे हो गया था, लेकिन अचानक से इसके सर में चोट लग गई या इसके ट्यूमर हो गया या कहते हैं ना ब्लड क्लॉटिंग हो गई, वो दोनों हो सकते हैं। वो तो गार्जियन ही बता सकता है। तो उसके बाद मेमोरी लॉस हो जाना या उसकी आवाज चले जाना। पहले तो बच्चा बहुत इंटेलिजेंट था, अब बिल्कुल गुमसुम रह रहा है, या तब से वो अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो वाली चीज विकासात्मक वाचाघात में आ सकती है। जैसे कहते हैं ना याददाश्त भूल जाना, कि अक्षर ही भूल गया, वो अक्षर ही प्रिटेंड नहीं कर पा रहा है उसको। ये जितनी भी टाइप्स की मैंने डिसेबिलिटी बताई है ना, तो वो सारे टाइप्स तो होने लगते हैं, सारे के सारे टाइप्स। तो वो हो गया डेवलपमेंटल अफेसिया। मैडम जैसे 50 के बाद या जैसे कोई वेस्ट कम वाला भी बोलते बोलते भूल जाता है, तो वो भी यही आएगा एफेक्सिया में। मैं एफेक्सिया के शिकार हो गए। नहीं, और वो एक उम्र के साथ भी मैम होता है। अब वो वाली चीज है कि हमारे देखिए, मैं बताऊं, कई बार नहीं मैडम, कमेज वाले भी भूल जाते हैं, बोल रहे होते हैं, वो मैंने देखा है। कमेज का बच्चा भी है, वो बोल रहा है, ठीक है, अरे भूल गया मैं क्या कर रहा था, तो उनमें भी एक एज वाला भी भूल जाता है। तो मैं ये कह रही थी कि क्या वो भी नहीं। अब बच्चे कहते हैं कि हमारे बच्चे भी पढ़ के जाते हैं, आपके बच्चे भी पढ़ के जाते हैं, तो जरूरी नहीं है सारी चीजें याद है कि वो डिसऑर्डर नहीं है। यही तो मेंटली कहीं एंगेज होते हैं, काम कुछ कर रहे होते हैं। बच्चों के साथ तो ये बात रहती है। देखिए, भूलने में एक चीज समझिएगा, हाँ, लेकिन मैडम वो याद भी आ जाए, भूलने में और समझने में बहुत अंतर है। एक तो भूल ही गए तो वो डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा वो डिसऑर्डर है, समझे ना? अगर भूल गए दैट इज नॉट अ डिसऑर्डर, बट समझ ही नहीं आ रहा दैट इज अ डिसऑर्डर।
जिसे ऑक्सीमीटर, इसका तो पूरा मैंने आपको एक बात बताया, ज़्यादा देख नहीं रहा हूँ। सबसे पहले आपको टीचर्स को पोस्चर को मेंटेन करना चाहिए। Your lower back should be touched in a chair. ये वाली जो चीज है, अब देखिएगा इसमें से कितने लोग ऐसे करके बैठे होंगे। 50% से ज़्यादा लोग आराम से ऐसे करके बैठे होंगे। वो चीज अवॉइड करिए। आपका ये जो लोअर बैक है ना, इसको आप पीछे सटा लीजिए। आपका भी पोस्टर गलत हो रहा है, पीछे सटा लीजिए। पीछे सटा लीजिए। तो जितने भी लोग ऐसे करके बैठे होंगे ना, उनके कमर में दर्द होगा ही होगा। ऐसे बैठने को अगर ये आदत आ गई ना आपके अंदर, तो जो दर्द है ना वो बढ़ ही नहीं सकता ना। ठीक है, और देखो उम्र बढ़ रही है सबकी, मैडम बहुत बढ़िया बात बता रही है, बहुत समझने की बात है। अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी ना वैसे वैसे चीजें बिगड़ेंगी, और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। सारी भी करेंगे जैसे जैसे एज बढ़ेगी। आइसोमेट्रिक, हाँ मैम, थोड़ा सुन लीजिएगा मैम। आइसोमेट्रिक, मैं बहुत अच्छी चीज सिखा रही हूँ। आइसोमेट्रिक, ये एक्सरसाइज एक ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसमें जॉइंट्स का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी मसल्स का मूवमेंट होगा। ठीक, जो मैं एक्सरसाइज आपको सिखाऊंगी उसमें जॉइंट का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी मसल का मूवमेंट होगा। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आपकी मसल पावर को बढ़ाती है, यही बात बता रही हूँ मैं। देखिएगा मैम, हाँ मैम पीछे थोड़ा आगे वालों को भी डिस्टर्ब होगा, आप बोलोगे ना समझ में नहीं आएगा। हमारे ये 4 पार्ट है, फ्रंटल, टेम्पोरल और ऑक्सीमीटर। ये टेस्ट में नहीं आएगा, ये मैं ऐसे ही आपको एक्सरसाइज के लिए बता रही हूँ। तो हमारा ये हाथ हम पहले इस तरीके से रखेंगे कान के ऊपर, ठीक। जॉइंट का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ मसल्स का मूवमेंट होगा। आप अपने सर की का दबाव अपने हाथ की हथेली पर लगाएंगे, सिर्फ दबाव लगाइएगा हाथ पर, और 10 सेकंड एक हाथ रखिए। बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जिसका मन है वो करिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है मैम। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकंड का होल्ड रखना है और फिर ढीला करना है। ठीक है मैम, इस तरीके से 5 बार यहाँ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर ढीला छोड़ना है। ऐसे ऐसे नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दबाव। 5 बार इधर किया, फिर सर के पीछे इस तरीके से रखा, और फिर
अरे रेडी वाले तो ठीक है ना, इस तरीके की ये वाली जो एक्सरसाइज है उसमें और फिर से जैसे हाथ रखा, उसके बाद में सर का प्रेशर हाथ पे, उसके बाद में एक साइड में ऐसे रोके रखना, पॉइंट लिखा है और स्टूडेंट आपका करता लिख रहा है बिल्कुल सीधी 1 2 इधर कान के ऊपर कहते हैं ना कनपट्टी, ये क्या होता है कनपट्टी के ऊपर बिल्कुल ठीक कान के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 काफी टेस्ट हो गया फ्रंट किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हाथ से पीछे उतार, फिर से दबा हाथ को, ऐसा होगा दोनों आगे बस। और पूरी शक्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ लेकिन एक बार में ऐसे मत करिएगा, जैसा कि मैंने ये नहीं करना है तो ये ऐसे करके तो आप यहाँ पे बनाएंगे ना, यहाँ पे बनाएंगे। और कितने बार करनी है मैम? मैंने बोला ना 5 5 5 10 सेकंड के बाद 10 सेकंड दिन में दिन में कितने बार करनी है? जब खाली बैठो तभी कर लो। नहीं कभी कोई फिक्स हो बैठ 2 बार सुबह शाम। देखिए रात को सोते समय खुराक कितनी बार लेनी है? रात को जब आप सोने के लिए जाएं तब आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स होती है तब, और सो के उठने के बाद फिर आप पूरे दिन चाहे कितना ही दौड़ो भागो लिखाओ पढ़ाओ कुछ करो। ब्रेन के लिए हाँ? ब्रेन ब्रेन के लिए ब्रेक शार्प हो जाएगा एकदम इसका। मतलब किस चीज के लिए है? क्या सर्वाइकल गर्दन दर्द सर्वाइकल ब्रेन की तो एक्सरसाइज वो जितनी बार आप वो करेंगे ना मेडिटेशन, अनुलोम विलोम भ्रामरी हाँ ये अच्छे प्राणायाम है, अच्छे योगा तो मैं बहुत बढ़िया है। मैंने तो मैम ये मैम क्या बोलता है सर्वाइकल का मैम इसी से शोल्डर का और ये हाथ का दर्द इसी एक्सरसाइज से कम हो जाएगा। मैम हाथ का दर्द गर्दन से ही आता है तो जब आप अगर किसी को दर्द है तो अगर सिकाई के बाद ही एक्सरसाइज करोगे तो और ज्यादा आराम मिलेगा। कोहनियों का दर्द मैडम? कोहनी का दर्द तो वो सही होगा। अच्छा हाँ ये आपने अच्छा सवाल किया, आप कर सकते हो, आप उसको एक्सरसाइज करवा सकते हो। अपने हाथ से लगा सकते हैं, आप अपने हाथ दूसरे का चलेगा तीसरे का चलेगा, कितना बार भी हाथ लगा लीजिए। लेकिन जो भी हो वो करवा है अच्छे से, ऐसा ना हो कि दर्द रहे तो बना हुआ कभी पीछे हाथ रखना उसको ऐसे धक्का दे दिया। ऐसे से तो करवा तो आप देखिए आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हर पार्ट की होती है, ये भी सर्वाइकल की और ऐसी ही लंबर रीजन की होती है। लंबर रीजन जब मैंने आपको पढ़ाया तो कौन सा होता है, कोई बताएगा? देखिए आधे से ज्यादा है यहाँ पर, लगता है कि हम बहुत बढ़िया लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ऐसे ही आपकी एक्सरसाइज लंबन में भी होती है। लंबन में आप क्या कर सकते हैं कि लंबन में वैसे वो देखा होगा आपने कि किसान लोग ऐसे गोल करके सर पे वो बनाते हैं, उसको बना के कमर के नीचे रखना है टावल से। ठीक है, और कमर के नीचे रख के आप पहली बार
जिसके भी कमर में दर्द है वो डल्लक का गद्दा छोड़ दीजिए। रुई का गद्दा या हार्ड बेड तखत पे मतलब इस तरीके का बेड यूज करना चाहिए। डल्लक का जिसमें आपकी कमर थोड़ी झुक जाए वो वाला गद्दा बिल्कुल हटा दीजिए। हाँ, तो लेट के कमर के इस वाले हिस्से में टॉवल का मुट्ठी बोरी को मसाला करके ऐसे करके रखिएगा और फिर उस कमर का दबाव आपको उस तौलिए पर बनाना है। ठीक है, कमर के नीचे रखिए और फिर कमर से उस तौलिए को दबाइए। एक्सरसाइज बताइए। तो जाएगी जब नीचे लगाएंगे कमर के नीचे बेलन लगा के करेंगे ना तो अगले दिन घुटने के पास पहुंच जाएंगे। कि मैंने ट्रेनिंग दी थी। तो ऐसे ही कमर को भी दबाएंगे ना बहुत राहत मिलेगी। तो लंबा रीजन में दो जैसे 10 बार यहाँ लगा लिया और 10 बार दोनों थाइस के बीच में लगा लिया वो कुशन। फिर दोनों थाइस का दबाव उस कुशन पे बनाना है, 10 सेकंड का होल्ड रखना है और फिर छोड़ना है। किस चीज के लिए? कमर दर्द। ठीक, तो ये लंबर हो गया, ये सर्वाइकल हो गया। और घुटने में भी आप घुटने के नीचे यही तौलिया रखिए। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है। कैसे? इसमें जॉइंट का मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ मसल्स का मूवमेंट होता है। अगर मसल्स की ब्लड सप्लाई सब बढ़िया रहेगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा ना घर में बड़े बूढ़े भी हैं जिनके घुटनों में दर्द रहता है। आज आप बताइएगा, देंगे हम इतनी बढ़िया एक्सरसाइज के लाए। हाँ बताओ, तो बता दो। घुटने के नीचे टॉवल रख लीजिए। हाँ, और फिर घुटने का मैच उस टॉवल पे बनाइए, 10-10 सेकंड का होल्ड रखिए और फिर छोड़िए। हाँ, नीचे। लेकिन घुटने के दर्द में ऊपरू पालती नहीं बैठना है। अच्छा, कमर के दर्द में नहीं बैठते वैसे। अगर आप कुर्सी पे बैठे हैं तो मैं लंबा वालों को बता रही हूँ, तो आपका एक पैर ना रेस्ट होना चाहिए ऐसे। आपकी टेबल जो होगी क्लास में स्कूल में, तो टेबल पर आपका वेट आना चाहिए। अब जैसे मैं खड़ी हूँ और अगर मेरे कमर में दर्द हो तो मुझे इस तरीके से खड़े होकर आपको समझाना चाहिए। क्यों? कोई बताएगा? आपका वेट आपकी स्पाइन में नहीं आएगा। ऐसे में खड़ी हूँ तो मेरा पूरा वजन मेरी रीढ़ की हड्डी पे पड़ रहा है। लेकिन अगर मेरी कमर में दर्द है और मैं इस तरीके से खड़ी हूँ तो मेरा वजन रीढ़ की हड्डी में नहीं पड़ रहा। मेरा वजन कहाँ जा रहा है? मेरा वजन टेबल पर जा रहा है, पैर में भी नहीं जा रहा है, टेबल पर जा रहा है। सपोर्ट मिलेगी ना उसकी। अब नहीं आ रहा होगा। अब नहीं आया, अब नहीं आया, अब भी नहीं आया। अब ऐसे अब धीरे धीरे से करते जाइए। लेकिन इसी से पता हो जाएगा। कुछ घंटी है किसी की। अब इनके मार के बताओ तभी तो पता लगी ना, आ रही आवाज ना आ रही। सर बता रहे हैं ना, ऐसे जब करेंगे तो आवाज ये तो पीछे लग रही है। इधर से भी बजाएंगे तो ये भी कान आवाज देगा, दूर से इधर बजाए तो इससे मतलब होगा कि दायां भी और बाएं दोनों सुन रहे हैं। सही है, सही है। सबसे अच्छा तरीका है। कान सही है मेरे मतलब। कहाँ ठीक है, लेकिन लग के ही तो पता लगती क्या कुछ आवाज आ रही है ना आ रही। वो लगने से रही है कि श्रवण का ध्वनि का मामला है, चाटो लगवाने के चक्कर में। ये एक चीज है, कान पे तो कभी मारना ही नहीं चाहिए। लिख दो, यहाँ पे लिख दो गुरुजी, लिख दो। देखिए ऐसी बात है कि जो कान की दवा सर बता रहे हैं, एक बार किसी के हो सकता है आपके आप लिख दो ना, मार्कर लेकर वहाँ लिख दो बोर्ड पर। समस्या ज्यादा है। ये रहा मार्कर वहाँ, बहरेपन का सबसे बड़ा कारण यही है। ये रहा वहाँ लिख दो बोर्ड पे। तो सर जो दवा बता रहे हैं उसको लिख दीजिए। हाँ मार्कर है सर,
मेरे यहाँ पे लिख दो, लाओ मैं लिख दूंगा। ये दवा लिख लीजिए, सबके काम में आएगा। चाहे जन्मजात हो, चाहे कुछ दिन के बाद हो, चाहे जैसे हो। हम कह रहे हैं ज्यादा दिन के बाद है, ज्यादा दवा डालता कान के बैठे की दवा और एक है हियर हेपरसल SULF जर्मन की होनी चाहिए, जर्मन की। अभी बताइए आपके बच्चे को निकलवा दीजिए या तो पैसा दे दीजिए यहाँ से थोड़ा। अब उन्हें निकलवा रहे हैं और ले रहे हैं। चलिए दिवस बताइए कल वो नंबर हट जाएगा, भूल जाएगा, कोई हमारे से रिलेटेड हो जाएगा। ये मांगे तो हम कहाँ से देंगे? तो वही तो कर रहे हैं। अब वो नंबर न मिले तो फोन करके आए उनके यहाँ भी तो से सब चीजें मैं देखूँ मूलेंद्र जी ना आप आएंगे। सर ये दवा ये लिख दी है हेपरसल, जर्मनी की है। जो है मेरा बच्चा स्कूल जाना चाहता है, मैं नहीं ले जा पाती हूँ। In order to build an inclusive learning environment for children with disabilities, Samagra Shiksha Uttar Pradesh, with technical support from UNICEF under Samarth Guidelines, has built a framework for transitional home-based education for children with severe and multiple disabilities. Our sub-aspiration includes improving their ADL, which is activities of daily living. Second is to increase their socialization within their families, their communities, and children of their own age. And the third is to transit them from home-based education to school-based education. Activities for daily living, ADL, is a prerequisite to start the home-based education services for such children. So the idea of inclusive education can only be fulfilled if we are also providing the child with the right therapies and counseling sessions. Currently, the intervention is being run in 4 districts of Devi Patal Mandal, that is Gonda, Bahraich, Shravasti and Balrampur. In 4 districts of Devi Patan division, UNICEF has provided a team of physiotherapists and speech therapists. हमारा जो बेसिकली ट्रीटमेंट प्लान है वो हर बच्चे के लिए एक अलग इंडिविजुअल प्लान है, जो कि उसको उसकी कैटेगरी में उसकी डिसेबिलिटी के साथ को देखते हुए बनाया गया है। हमारी कोशिश ये है कि जो बच्चे लेटे हुए हैं हम थेरेपी के द्वारा उन्हें बैठा सकें, जो बच्चे बैठे हुए हैं उन्हें हम खड़ा कर सकें और जो बच्चे खड़े हैं उन्हें हम स्कूल भेज सकें। हमारे जो मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट होके फिर उनको थोड़ा पावर मिले, इम्पैक्ट मिले। जो मसल्स में मूवमेंट नहीं है वो मसल्स मूवमेंट के लिए फिर पैसिव मूवमेंट कराते हैं। The transition steps include providing therapy, preparing children and schools, and counseling parents. ADL तो हमें इम्प्रूव करना ही करना है, साथ ही साथ इन्हें और कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए उनके फैमिली को अवेयर कराए, उनकी काउंसलिंग कराए। अवेयरनेस बहुत ज़्यादा जरूरी है। जिन बच्चों के पेरेंट्स अवेयर हैं उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। Creating awareness for children without disabilities on how to talk to children or how to create an empathetic environment. After starting the ADL services in Devi Patan division, 82 out of 362 children transited from home-based education to school-based education. हम देख रहे हैं कि वो खुद अपने घर से चलकर स्कूल तक आ रहा है, बच्चों के साथ बैठ रहा है, बच्चों के साथ एक्टिविटीज कर रहा है। पढ़ाई को लेकर भी प्रोग्रेस हुआ है और बच्चा जो है अब बहुत इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहा है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि मैं इन बच्चों के जीवन में थोड़ी बदलाव ला पा रही हूँ और मेरी कोशिश रहेगी कि इन बच्चों के हम इतना इंडिपेंडेंट कर दें कि कम से कम ये अपनी सारी ADLs खुद परफॉर्म कर पाएं। At least for 3 years, if you are able to give these children with regular therapies, they can at least have an improved ADL and they'll be able to do their own tasks. Significant improvements were noticed in children who transitioned from home-based education to school-based education. It also increased the socialization of disabled students and support from the peer groups. जब से डॉक्टर आने लगे, ये थोड़ा बताने लगे एक्सरसाइज, जब से हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सुधार है। ये कम से कम बोल लेता है, कुछ खाने के लिए मांग लेता है। हमें उम्मीद ही नहीं थी कि यहाँ पे कोई आके श्रावस्ती में मतलब ऐसे डॉक्टर होंगे या ये चल सकता है।
4 5 6 ऐसे करिए नीचे, ऐसे 6 7 ऐसे होता है ना, 7 ऐसे 8 9 अब 11 हो गया, 12 13 14 15